डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पीछे की वीडियो में आपने देखा कि हमारी जो मैथ क्लास 10th की जो चल रही है उसमें हमने पीछे के पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर के बेसिक क्लियर कर चुके हैं। बेसिक्स में हमने दूसरा जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, उस बहुपद के बारे में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें 2 क्लासों में कवर करी हुई हैं कि अचर राशियाँ, चर राशियों से लेकर बहुपद, बीजीय व्यंजक, उसके बाद में हमने उसके घात के बहुपद कितने प्रकार का होता है कि बहुपद में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। एक घातीय क्या होता है? रेखिक बहुपद। उसके बाद में हमने बहुपद के शून्यकों के बारे में बात करी कि बहुपद का शून्य क्या होता है कि x का वह मान जो y के मान को क्या कर दे, 0 कर दे, उसको बहुपद का शून्य कहते हैं। उसके बाद में हमने बात करी कि ज्यामितीय अर्थ क्या होता है बहुपद के शून्यकों का कि बहुपद का ग्राफ क्या कर दे, x को जितनी बार काटेगा बहुपद के उतने शून्य होंगे और x को काटेगा तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है और जितनी बार काटेगा वही क्या होंगे, उसके बहुपद के शून्य होंगे और जितनी बार काटेगा उतनी क्या होंगी, बहुपद की अधिकतम घात होगी। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उसके बाद में हमने कवर किया कि रेखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद, इनके ग्राफ के बारे में, आलेख के बारे में हमने पढ़ा था कि रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा को निरूपित करता है और द्विघात का क्या करता है, पैराबोला, पैराबोला को निरूपित करता है और त्रिघात का क्या करता है, एक कर्व को निरूपित करता है। इन तीनों की हमने देखा था कि सरल रेखा को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ax प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू बी के बराबर, और हमने द्विघात का पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी क्या होगा, बी, तो यहाँ से त्रिघात का क्या होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ए का मान, यहाँ जो इसको हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट, और ये होता है वेरिएबल। क्या होता है, ये वेरिएबल, ये ऑपरेटर, और ये कांस्टेंट, ये हमने पढ़े थे पीछे क्लासों में। तो यहाँ ए का मान अगर 0 कर देंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केवल बी। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि ये रैखिक नहीं रहेगा फिर। इसलिए इसका मान क्या नहीं होना चाहिए, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि यहाँ अगर ए का मान 0 कर दिया तो इसका मान मतलब क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गई तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, और यहाँ से ये टर्म 0 हो जाएगी तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। तो इसलिए ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ तक सारी क्लियर बातें कर ली। आगे हम बातें करेंगे, हम जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित 2.1 प्रश्नावली है। उस 2.1 प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। आपको उसमें ग्राफ दे रखे हैं, उन ग्राफों को देखकर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है कि उसमें शून्यक कितने हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने बहुपद के क्या होंगे, शून्य के होंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकाल लें, बुक निकाल लें, पेन निकाल लें, और जैसे मैं कराता जाऊँ उसको आप करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं। पहला क्वेश्चन दे रखा है और पहला जो ग्राफ दे रखा है आपको पहला ग्राफ दे रखा है इस तरीके से। इसको जैसा कि मैंने बताया एक्स अक्ष कहते हैं, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ये हो जाएगा वाई डैश और ये एक्स डैश। तो यहाँ से ये आपको ग्राफ में ये रेखा, एक सरल रेखा तो दे रखी है, लेकिन क्या है, ये सरल रेखा क्या एक्स को कहीं काट रही है, क्या सरल रेखा एक्स को कहीं नहीं काट रही, तो इसका मतलब एक्स को नहीं काट रही, तो इसके कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो लिख देंगे कोई शून्यक नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। सेकंड नंबर में आपको इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। यहाँ से ये ग्राफ इस तरीके से ये दे रखा है। यहाँ देखो आपको x
ये ग्राफ x को कितने जगह काट रहा है? केवल एक जगह काट रहा है, तो एक शून्यक विद्यमान है। केवल कितने शून्यक होंगे? एक। इस तरीके से दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन बेटा दो, ये आपने लिख लिया होगा, लिखते जाना आप। ग्राफ आपकी बुक में बने हुए हैं और इसके आंसर आप नोटबुक में करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका, थर्ड नंबर का ग्राफ किस तरीके से दे रखा है आपको? ये यहां से यूं यूं और यूं इस तरीके से दे रखा है आपको ये ग्राफ। ये x को कितनी जगह काट रहा है? दो जगह। कितनी जगह काट रहा है? दो जगह। तो कितने तीन जगह, 1 2 और ये 3, कितनी जगह काट रहा है? तीन जगह। तो तीन शून्यक विद्यमान। कितने शून्यक विद्यमान है? तीन शून्यक विद्यमान है। 1 2 3। जितनी जगह काटेगा, जैसे हमने परिभाषा पहले बेसिक में पढ़ी हुई है, उसी के आधार पर ये होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का ग्राफ आपको दे रखा है इस तरीके से। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। यहाँ से ये आपको कर्व दे रखा है इस तरीके से। यहाँ कितनी जगह काट रहा है? 1 2, दो शून्यक विद्यमान। कितने शून्यक विद्यमान है? दो शून्यक विद्यमान। ये इस तरीके से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। फोर्थ हो गया, आगे फिफ्थ की बात करें। बिल्कुल बेसिक है, आपको ये लगता है कि सर ने करवाई नहीं है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, तो बाकी की जो हमने बेसिक जो पढ़ी है उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कठिन नहीं है। आगे फिफ्थ नंबर, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश, एक्स डैश। यहाँ से आपको ग्राफ दे रखा है, पहले यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, इस तरीके से। अब इसमें देखो कितनी जगह काट रहा है। एक्स अक्ष को 1 2 3 4, तो चार शून्यक विद्यमान है। कितने शून्य विद्यमान है? 4। और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसको देखते हैं लास्ट एंड फास्ट। लास्ट है आपका, यहां से यूं, अब यहाँ देखो 1, यहाँ इसको स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब एक जगह ये हो गई, और यहाँ भी स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गई। तो तीन शून्यक विद्यमान है। कितने शून्यक विद्यमान है? तीन शून्यक विद्यमान है। सीधा सीधा हमने ये बेसिक में पढ़ लिया। तो इस तरीके से आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालनी है कि कितने शून्यक विद्यमान होंगे। जैसा कि मैंने परिभाषा में बेसिक में बता दिया कि ग्राफ, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने मानों पर काटेगा वही बहुपद के शून्यक होंगे उतने ही। ये यहाँ पे बात आ गई। तो 2.1 प्रश्नावली हमारी पूरी खत्म। आगे हम बेसिक के बारे में और बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो बहुपद के शून्यक होते हैं, बहुपद के शून्यक और गुणांक, गुणांक का मतलब कोफिशिएंट के मध्य संबंधों के बारे में हम बात करेंगे कि बहुपद के गुणांक और बहुपद के शून्यकों के बीच क्या संबंध होते हैं। तो लिखेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध।
बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध। रैखिक बहुपद के हमने बताए थे कि मैंने इससे पहले वीडियो में रैखिक बहुपद तीनों को अलग अलग डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि रैखिक बहुपद की घात 1 होगी तो शून्यक भी 1 ही होगा, 2 घात होंगी तो शून्यक भी 2 होंगे, और 3 घात होगी तो शून्यक भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जिस प्रकार से हम सबसे पहले नंबर 1 पे बात करेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। पहली बात तो रैखिक बहुपद को दर्शाते कैसे हैं कि रैखिक बहुपद को ax प्लस b के द्वारा दर्शाया जाता है। तो लिखेंगे हम, माना fx ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। इसका एक शून्यक, इसका एक शून्यक, उसको क्या मान लेते हैं? उसको हम गणित की जो सूचक है अल्फा बीटा गामा जो दे रखे हैं उसको मान लेंगे कि एक शून्यक जो है क्या है, अल्फा है। एक शून्यक क्या मान लिया हमने, अल्फा। अब अल्फा का जो शून्यक है उसका संबंध क्या होगा इन गुणांकों के माध्यम से, कि उसको जो हम संबंध क्या होता है कि देखो जो अल्फा होगा वो कैसे निकल के आएगा, इन गुणांकों से कैसे निकालेंगे हम। तो अल्फा जो निकल के आएगा शून्यक रैखिक बहुपद का जो शून्यक निकल के आएगा वो निकल के आएगा माइनस बी अपॉन ए। इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। आगे बात समझे, ये हमारा अल्फा ये बहुपद का क्या निकल के आ गया, शून्यक। जैसे यहाँ से देखो fx जैसे कि मैंने बताया था ये क्या है, एक नाम है। क्या है? नाम। इसको मान लेंगे हम y। क्या मान लेंगे? y की ax प्लस b क्या है, b। अब बहुपद का शून्य क्या होता है कि बहुपद का शून्य होता है कि x का मान रखने पर y का मान क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से हम ये b को प्लस का है तो उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस का b, और यहाँ से x ये गुणा का है तो उधर जाने के बाद में क्या आ जाएगा, भाग का। तो x एक बहुपद का क्या है, शून्यक, और इसको हमने क्या मान लिया, गामा b अपॉन a, ये हमारा। तो इसको लिख देंगे रैखिक बहुपद का शून्यकों का जो संबंध है, तो उसको क्या लिख देंगे कि रैखिक बहुपद का ये रैखिक बहुपद का शून्यक है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है, बी हो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अचर पद होगा, माइनस अचर पद बटे ए क्या होगा, ए एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट। इस ये रिलेशन होता है कि बहुपद रैखिक बहुपद के शून्यकों और किसके बारे में, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य ये संबंध होता है। जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर। यहाँ तक आपको लिखना है तो लिख सकते हो आप, और आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आप बाद में लिखते जाना। आगे हम बात करें दूसरे नंबर पर, रैखिक बहुपद के बाद में क्या आता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के अब द्विघात बहुपद के बारे में हमने कल बात करी थी। तो द्विघात बहुपद दिखाई कैसा देता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का दिखाई देता है। और इसके कितने शून्यक होंगे, जब इसकी 2 घातें हैं तो कितने शून्यक होंगे, इसके 2 होंगे। सर आपने जैसा कि बताया कि जितनी घात होती है उतने बहुपद के शून्यक होते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों
द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट। कल मैंने सारी चीजें बता रखी है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट अचर होता है, नियत होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक्स में बता रखी। तो अब यहाँ से जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे और गुणांक होंगे, तो इसको पहले तो देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माना ए एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 एक क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। तब द्विघात बहुपद है, इसके कितने शून्य होंगे? इसके एक शून्य, इसका एक शून्य तो ले लेते हैं हम क्या, इसका एक शून्य तो ले लेते हैं हम अल्फा। क्या ले लेते हैं? अल्फा। इसका एक शून्य अल्फा है तथा दूसरा शून्य बीटा है। क्या है? बीटा है। यहां से हम एक शून्य तो ले लिया अल्फा, दूसरा ले लिया बीटा। अब यहां से हम इसका जो संबंध निकलेगा शून्यकों का और गुणांकों का, यहां से अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यकों का जो योग है वो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। सर ये उसमें भी आ रहा था रेखिक बहुपद में, तो रेखिक बहुपद में माइनस बी तो क्या था? एक अचर पद था और ए क्या था? एक्स का गुणांक था। यहां पर लेकिन क्या होगा कि दोनों शून्यकों का, द्विघात के दोनों शून्यकों का योग, द्विघात के दोनों शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? दोनों शून्यकों का योग। यहां भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां भी हमको सर x का गुणांक दिखाई दे रहा है, x का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, तो x का गुणांक बटे अपॉन a क्या दिखाई दे रहा है? a हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दोनों द्विघात के दोनों शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा? x के गुणांक के बराबर माइनस x के गुणांक के बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर हो जाएगा। तथा अब इनका जो जोड़ है वो तो हो गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर, लेकिन इनका जो गुणा होगा किनका? जो दोनों कोएफिशिएंटों का, जो दोनों कोएफिशिएंट नहीं, दोनों शून्यकों का, सॉरी, दोनों शून्यकों का जो गुणा होगा अल्फा तथा बीटा का जो गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? c अपॉन ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? c अपॉन ए के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई कि इनका जो जोड़ होगा दोनों शून्यकों का वो किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस बी आपको दे रखा है, बी किसका है? एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। यहाँ तो दोनों शून्यकों का, द्विघात के दोनों शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ सी आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी एक अचर पद है और सी एक अचर पद है, और ए आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए सर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा है। ये द्विघात बहुपद के क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। इस तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य क्या है? ये संबंध है कि ये इनका दोनों का जोड़ माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा और इन दोनों का गुणा के बराबर सी अपॉन ए के बराबर होगा। ये आपको ये दे रखा है बहुपद, उसके आधार पर हम निकालेंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत ही इन पर आपको समझ में आ जाएगा।
ये आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। चलें आगे चलते हैं। जब हमको कि द्विघात बहुपद की अगर हमको शून्य दे रखे हैं तो हमें उसका क्या बनाना पड़ेगा। अगर हम उसका बहुपद बनाएं तो किस प्रकार से बनाते हैं, अगर हम उसका बहुपद बनाएं तो किस प्रकार से बनाते हैं आगे देखते हैं। यहाँ तक की बातें आपको बहुत ही आसानी के साथ में समझाने की कोशिश की मैंने, और लगता है आपको समझ में भी आई होगी। इसी प्रकार से हम बहुत ही आसानी के साथ में आगे मैथ को पढ़ते जाएंगे, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, और कोशिश करेंगे 100 में से 100 लाने की कोशिश करेंगे हम, कि हम अपनी ईमानदारी के साथ में इन वीडियोज़ को देखें, जिससे कि हमारे जो है अंक 100 में से 100 आए। आगे हम बात करेंगे कि अगर द्विघात बहुपद की जो शून्य दे रखे हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब क्या कर रखा हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब इसके शून्य ज्ञात हो, ज्ञात करना जब इसके क्या हो सॉरी जब इसके शून्य ज्ञात क्या हो, शून्य ज्ञात हो। अब इसके जब शून्य ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे इसको, कि अगर हमको इसके शून्य ज्ञात हैं तो इसके जो शून्य हैं अल्फा और बीटा निकल के आए, अल्फा और बीटा। तो माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 एक क्या है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसके दो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तब क्या निकालना है हमको द्विघात निकालना है। तो द्विघात कैसे निकालेंगे, द्विघात को हम fx के द्वारा दर्शाते हैं, fx एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा। जो हमारे शून्य का जो योग आएगा वो वेरिएबल क्या आएगा, x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। जब निकलेगा हमारा, जब शून्य ज्ञात होंगे कि fx जो हम इसको नाम देते, रामलाल श्यामलाल बाबूलाल कुछ भी नाम दे दें, उसको जो fx है वो जो बहुपद आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, जब हमारे लिए अल्फा और बीटा दे रखे हैं, उसके द्विघात बहुपद के दो शून्य दे रखे हैं, तो अल्फा और बीटा को क्या कर दें, जोड़ने के बाद में x का क्या कर दें, गुणांक बना दें, और एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा कर दिया, x लगा दिया, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई जो बीटा आएगा उसको अचर कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी बिल्कुल। तो यहाँ से ये यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद है उसके शून्य ज्ञात करने की विधि, वो भी किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य नहीं गुणनखंड, सॉरी गुणनखंड विधि के द्वारा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर आपको दो शून्य दे रखे हैं, जब इसके शून्य दे रखे हो तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, कि द्विघात बहुपद जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा, और अल्फा जो मल्टीप्लाई बीटा आएगा वो अचर कांस्टेंट बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस तो लगाना ही है। यहाँ तक fx ये एक नाम है, fx gx बहुपद का कोई भी नाम हो सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया। सॉरी, आगे हम बात करेंगे कि हमें शून्य ज्ञात करने द्विघात बहुपद के, किसके, द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने गुणनखंड विधि से। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना,
द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। इसको मैंने आपको एक चरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। उन चरणों के माध्यम से अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो चीज समझ में ना आए तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आगे जो आपके एग्जाम्पल्स आएंगे उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसको हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम चरणों के बारे में बात करते हैं कि उन चरणों में क्या क्या दे रखा है, हमको करना क्या है। पहले चरण में क्या करना है, पहले क्या करना पड़ेगा, दूसरे चरण में क्या करना पड़ेगा, तीसरे में क्या करना पड़ेगा। अगर हम उन चरणों को पढ़ लेंगे तो आगे हमको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो हम पहला चरण पढ़ने से पहले तो द्विघात बहुपद होता किस रूप का है कि माना f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 एक द्विघात बहुपद है। एक कैसा है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। ये आपको सबको पता है कि द्विघात बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। इसके क्या ज्ञात करना, इसके शून्यक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि निम्न प्रकार है। इसके शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि निम्न प्रकार है। क्या है, निम्न प्रकार है। पहला चरण जैसे देखो, इसके शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि क्या है, निम्न प्रकार है। पहला चरण, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ अचर कांस्टेंट क्या दे रखा है, आपको c, और आपको x² का गुणांक क्या दे रखा है, a। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, गुणनफल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनफल। तो सबसे पहले लिखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक a, ये x² का गुणांक क्या है, a, तथा अचर पद क्या है, c का गुणनफल क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। और मान लिया उस गुणनफल को, क्या मान लिया, माना गुणनफल क्या निकल के आया, माना गुणनफल क्या निकल के आया, d निकल के आया। क्या निकल के आया, d। जैसे मैंने a मल्टीप्लाई c किया तो इन दोनों का जो गुणनफल निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, d निकल के आएगा। क्या निकल के आया, d निकल के आया। अब आगे सेकंड चरण में क्या करेंगे कि जो ये d निकल के आया है इसके क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे जोड़ने या घटाने में x का गुणांक प्राप्त हो। क्या हो, x का गुणांक। तो गुणनफल जो आया d, तो प्राप्त गुणनफल d के गुणनखंड करने पर जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए हमको, जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक b प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, b प्राप्त हो। जोड़ने या घटाने पे क्या प्राप्त हो जाए हमको, b प्राप्त हो। तो माना जो वो गुणनखंड निकल के आए वो माना m/n निकल के आए। क्या निकल के आए, mn निकल के आए। हमको जो गुणनफल निकल के आए d, इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। और ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे या तो उनको दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, b का कोफिशिएंट आ जाए, वो x का कोफिशिएंट भी आ जाए, या उसको घटाने पर क्या आ जाए,
एक्स का कोफिशिएंट ही भैया या तो जोड़ने या घटाने पे दोनों में से किसका कोफिशिएंट आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि अब यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब इन दोनों में से जब उन दोनों को लिख देंगे, b की जगह पे क्या लिख देंगे, b की जगह पर m और n को लिख देंगे। b की जगह पे क्या लिख देंगे हम, m और n को लिख देंगे। तो लिखेंगे x का गुणांक b के स्थान पर x का गुणांक b के स्थान पर x का गुणांक b के स्थान पर m प्लस n या m माइनस n क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या कर देते हैं, रख देते हैं, रख देते हैं। x का गुणांक b के स्थान पर क्या रख देते हैं, m प्लस 1 या m माइनस 1 रख देते हैं। तथा क्या होगा फिर इसके बाद में, निम्न बहुपद क्या होगा, प्राप्त होगा। निम्न बहुपद प्राप्त कर लेते हैं। निम्न बहुपद क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। क्या बहुपद आएगा, ax² प्लस mx फिर प्लस माइनस nx और प्लस c। b की जगह पे हमने mn का क्या रख दिया, मान रख दिया कि ये बहुपद हमको प्राप्त हो जाएगा। ये बहुपद अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही बात है, नहीं आ रहा तो हम आगे एग्जाम्पल्स आपको करवाएंगे जब हमको इसको पूरी चरणों को समझा देंगे। ये 3 चरण हो गए। हम आगे इसमें से क्या करेंगे, आगे हम इन दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे। क्या लेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ के बाद में हम इसको रेखिक बहुपद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रेखिक बहुपद। इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेने के बाद में क्या बना देंगे, हम रेखिक बहुपद बना देंगे। यहां तक आपको समझ में आया हो तो इसको आप लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगले चरण तीसरे, ये चरण नंबर 1, ये चरण 2 और ये चरण 3। आगे हम चरण नंबर 4 की बात करते हैं कि उभयनिष्ठ लेने के बाद में क्या करेंगे, इनका एक रेखिक बहुपद बनाएंगे उभयनिष्ठ लेने के बाद में। यहां तक आप नोट करो। आगे बात करते हैं हम चरण नंबर 4 की। देखिए आगे चरण नंबर 4, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इनका क्या लेंगे, हम उभयनिष्ठ लेंगे। प्रथम 2 चरण में से और दूसरे 2 चरणों में से क्या लेंगे, हम उभयनिष्ठ। तो चरण नंबर 4, प्रथम 2 में से क्या लेंगे, हम प्रथम 2 में से, प्रथम 2 चरणों में से, प्रथम 2 पदों में से तथा अंतिम 2 पदों में से उभयनिष्ठ लेकर रेखिक बहुपद क्या बनाते हैं, रेखिक बहुपद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, रेखिक बहुपद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, रेखिक बहुपद प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें से क्या करेंगे, रेखिक बहुपद प्राप्त करते हैं। और रेखिक बहुपद भी कैसे होंगे हमारे, वो रेखिक बहुपद आएंगे गुणनफल के रूप में। जैसे हम उभयनिष्ठ लेंगे तो बीच में उन दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो रेखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में प्राप्त करेंगे, रेखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं। रेखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं प्रथम 2 पदों में से और अंतिम 2 पदों में से। प्रथम 2 पदों में से लेंगे और अंतिम। आगे जब क्वेश्चन करेंगे हम आसानी से समझ में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है
बहुत ही आसान चीज है। अभी हिंदी थ्योरेटिकल है इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आसानी से आ जाएगी। चरण नंबर 5, चरण नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक रैखिक बहुपद में से अविष्ट शून्य ज्ञात करते हैं। प्रत्येक रैखिक बहुपद में से क्या करेंगे, रैखिक बहुपद में से अविष्ट शून्यक प्राप्त करते हैं, अविष्ट शून्यक प्राप्त करते हैं। ये 5 चरण हैं जिसको द्विघात समीकरण के, द्विघात बहुपद के क्या निकालेंगे हम, शून्य ज्ञात करने के किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आपके यहां तक चरण होने के बाद में हम आपके एग्जाम्पल लेते हैं। बुक का जो आपका एग्जाम्पल दे रखा है, बुक में एग्जाम्पल है आपका लेते हैं हम, इसको लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपका दे रखा है ax² + 7x + 10। ये आपका दे रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे, शून्य निकालने पड़ेंगे। तो शून्य कैसे निकालेंगे इसके, हम इसके शून्य निकालेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि में मैंने सबसे पहले बताई थी कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि x² का गुणन a और अचर पद c का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका गुणा किया तो x² का गुणांक तो 1 आया। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो इसके गुणनखंड तो क्या होंगे, 1 × 10, 2 × 10। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने दूसरे चरण बताया कि इन दोनों को जो m और n आएंगे उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, x का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। x का गुणांक क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इनको जोड़ने पर 5 + 2 करने पर क्या आ रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। और 7 भी कैसा है, प्लस का, तो यहाँ हमको सीधा सीधा मिल गया, तो हो जाएगा x²। अब मैंने अगले में बताया था कि इस b के जगह पे क्या लिख देंगे, उन m और n को लिख देंगे m + n या m - n के रूप में लिखते हैं। ये मैंने बता रखा है। तो इसके बाद में हम इन दोनों को रख देंगे, तो 5x + 2x + 10। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे के दो चरणों में से, आगे के पदों में से, प्रथम 2 पदों में से और अंतिम 2 पदों में से क्या लेंगे, ओवेनिस्ट लेंगे। ओवेनिस्ट लेंगे तो यहाँ से क्या ओवेनिस्ट आ रहा है आपको, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो एक x क्या आ गया, बाहर आ गया। इसमें क्या रह गया, एक x बाहर आ गया, तो एक x रह गया। इधर क्या रह गया, 5, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 2, तो 2 बाहर ले लिया, यहाँ रह गया x + 5। यहाँ से क्या बन गए, हमको रैखिक बहुपद के गुणनफल के रूप में प्राप्त करते हैं। तो रैखिक बहुपद के गुणनफल क्या मिल रहे हैं हमको, यहाँ से x + 5 बन रहा है एक तो, और x + 2 बन रहा है। तो x + 2 और एक बन गया x + 5। यहाँ से आपको रैखिक बहुपद के गुणनफल प्राप्त हो गए कि नहीं हो गए। अब आपको बताओ बहुपद के शून्य होते क्या है, कि बहुपद के शून्य होते हैं सर कि x का मान रखने पर y का मान क्या हो जाए, 0। तो एक बार तो इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे। तो x + 2 के बराबर क्या रख दिया हमने, 0। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, -2। तो इसका मतलब अल्फा जो आ गया वो क्या आ गया, -2 आ गया। अल्फा क्या आ गया हमारा, x को क्या मान लिया, अल्फा। यहाँ से एक बार इसको 0 कर दो तो x + 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो x उधर जाएगा तो प्लस का है तो -5। तो बीटा बराबर क्या आ गया हमारा, बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा आ गया सर -5। और यहाँ से अल्फा और बीटा के 2 शून्य निकल के आ गए। अब हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है कि द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है कि सत्यता कैसे होगी। तो सत्यता देखो, हम सत्यता देखते हैं कि सत्य है या असत्य है। जो इसके जो शून्य निकल के आए उनकी जो
शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो सत्य है या असत्य है उसकी जांच करते हैं। हमने जैसे कि पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है तो वो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना दे रखा है आपको माइनस के 2, बीटा कितना दे रखा है माइनस के 3, माइनस के 5 सॉरी माइनस के 5। अब यहां से हम अगर निकालें तो माइनस बी क्या दे रखा है आपको, माइनस लगाएंगे, बी का मान दे रखा है आपको 7, बी क्या है यहाँ एक्स का गुणांक, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या दे रखा है 1। तो इसका मतलब ये दो अगर माइनस के 2 प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा माइनस 5 7, ये आ गया माइनस के 7। तो इसका मतलब माइनस के 5 और माइनस के 2 दोनों क्या होंगे जुड़ेंगे। आपने 6th-7th क्लास में आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा पढ़ी होगी तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना होगा कि माइनस माइनस की संख्या क्या होती है जुड़ती हैं, कि ये माइनस का 5 और ये माइनस का 2, तो ये दोनों क्या होंगी जुड़ेंगी तो माइनस के 7 पे पहुंचेंगे हम। इस तरीके से संख्या रेखा हमने 6th 7th 8th क्लास में आती है, वो मैं सोचता हूँ कि आपको आनी चाहिए। तो ये हो जाएंगे माइनस के 7 बराबर किसके हो जाएंगे माइनस के 7। इसका मतलब सत्यता है, सत्यता है। इसका मतलब जो है ये जो द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या है सत्ता है। अब अगली बार दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जो संबंध है उसको चेक करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी अपॉन ए, यही होता है अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा क्या आया है हमारा माइनस के 2, बीटा क्या आया है माइनस के 5, सी क्या दे रखा है अक्षर पद दे रखा है 10, ए आ गया। 5 दूनी क्या होंगे 10, 5 दूनी 10 होंगे। माइनस माइनस ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए कि माइनस माइनस क्या होंगी प्लस हो जाएंगी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब सत्यता है, क्या है सत्यता है। क्या सत्यता है कि इनका जो शून्यकों का जो वो है बहुपद का जो शून्यक है उनका और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है सत्य है। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं ये आपकी बुक में, इनको आप करने की कोशिश करना। ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपके में, जैसे ये मैंने उदाहरण नंबर 2 दिया था, एग्जाम्पल नंबर 2 था आपकी बुक का। इसको आगे और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको करने की कोशिश करना। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो को एक बार देखना दोबारा से, जरूर आएगी, समझ में आएगी। नहीं आती फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में करें। आगे इसमें और एग्जाम्पल्स लेंगे कल हम, कि और एग्जाम्पल्स इसी प्रकार से निकालेंगे हम। द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे हम, और उसके बाद में हम आगे आपकी जो प्रश्नावली है उसको भी कराएंगे 2.2 को। फिर 2 ही प्रश्नावली, इसमें 2.1 और 2.2। इसके बाद में आपको 3 प्रश्नावली करेंगे, और जल्द ही हमारे पास में टाइम की थोड़ी कमी है, आपका सिलेबस पूरा करवाना है। और आप भी ईमानदारी के साथ में इन वीडियो को देखें जिससे आपके 100 में से 100 मार्क्स आसानी से आ सकें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बेसिक से लेके और ऊपर तक हाई लेवल तक ले जाने की, कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रेस्पॉन्स ऐसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।